हो गया। तीनों तो मर्ज रखे। तो ऊपर नीचे मर्ज कर दी क्या? ठीक बात। चलो एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे बता दो, आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट बताइए, आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? हम सब लोग लाइव हो चुके हैं। काफी दिनों बाद हम सब लोग मिल रहे हैं, है ना? ठीक है, तो आप सब लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया और लगभग डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे हिसाब से 3 घंटे के आसपास खत्म हुआ है। 3 घंटे में थ्योरी खत्म हुई है ना? सर साउंड लो है? साउंड लो नहीं है मेरे भाई, मुझे एकदम साफ दिखाई दे रहा है, आप चाहो तो देख सकते हैं एकदम, ठीक है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर है ना? ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की थ्योरी एकदम क्लियर है। मैंने बोला भी था कि आप सब लोग पढ़ लेना। मैंने A to Z बहुत सारी चीजें बताई हैं, आप विश्वास मानिए, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो छोड़ी हो। आप ये देखिए, हमने अमाशय के बारे में इतनी ढेर सारी चीजें बताई, हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। ओके, अच्छा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके MCQ देखने वाले हैं। तो अगर आपने पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ रखा है तो आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के MCQ को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। यानी 100 क्वेश्चन का जो MCQ है वो मेरे हिसाब से हम लोग 1.5 घंटे की क्लास में अभी पूरा खत्म करने वाले हैं, पूरा 1.5 घंटे की क्लास में खत्म कर लेंगे। तो आप सब लोग फटाफट सारे क्वेश्चन का बस आंसर देते रहिए, जहां पर समझाने की जरूरत पड़ेगी मैं वो समझाऊंगा भी आपको, लेकिन फिलहाल मैं ये चाहता हूं ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे। चलो भाई क्वेश्चन की शुरुआत करें, एक बार कमेंट करके बताओ, जल्दी से शुरुआत करें। यस एक बार बोल दो। ज्यादातर सवालों के आंसर आपको देने हैं और सवालों का लेवल आपको भी पता है बढ़िया रहेगा, तभी मैंने 100 क्वेश्चन लिए हैं, है ना? मतलब आप ये मान के चलो कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो छूटेगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो तो पहले क्वेश्चन से मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए और जल्दी से कमेंट करके बताइए पहले सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है। अभी आज संडे है ना, तो आज मैं कानपुर में हूं। चलो बताओ क्या लिखा है, कथन को पढ़िए और बताइए। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होता है जो भोजन के भंजन यानी ब्रेक डाउन के लिए सहायता करता है। एकदम सही। हमारे अमाशय में ही तो HCl उत्पादित होता है। HCl का जो उत्पादन होता है वो कौन सी सेल से होता है? मैंने आपको बताया था कि वो जो हमारी ऑरिजिनेटेड सेल होती है बच्चों, ऑरिजिनेटेड सेल ही हमारे HCl का उत्पादन करती है ना? कार्डिएट वाले हिस्से में पाई जाती है, इसलिए इसको कार्डिएट सेल भी कहते हैं। पाचन रसों की क्रिया को अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। डाइजेस्टिव जूस रिक्वायर्ड एन एसिडिक मीडियम टू फंक्शन। मतलब अगर मैं ये कहूं कि इन्होंने बोला है कि जो हमारे डाइजेस्टिव जूस है ना, इनको करने के लिए कह सकते हैं कि अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। यह बात भी एकदम सही है। और कहीं ना कहीं अम्लीय मीडियम की आवश्यकता है, तभी HCl क्या काम करता है? HCl ना डाइजेस्टिव जूस की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। तो दोनों कथन सही भी है और व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला उत्तर हो जाएगा? डी वाला उत्तर एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है अगला, बताओ दूसरा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े अणु छोटे अणु में टूट जाते हैं? बच्चों बड़े अणुओं को छोटे अणु में टूटना, इसी को हम लोग क्या नाम से जाना जाता है? तो बड़े अणु को जब आप छोटे अणु में टूटते हैं तो ध्यान रखना, इसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। ये डाइजेशन की ही तो डेफिनेशन है।
ये टेस्ट की डेफिनेशन है, डाइजेशन की डेफिनेशन है। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अगला, चलो बताओ बताओ, निम्न में कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग नहीं है? पाचन तंत्र का मतलब हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको बताना है कि इनमें से कौन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। बच्चों देखो, आहार नाल डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी आती है, लेकिन हृदय डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। सवाल ये था कि कौन सा पाचन तंत्र का भाग है। अच्छा भाग है, अरे थोड़ा इंग्लिश में और हिंदी में मिस्टेक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक और नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? निम्न में कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग नहीं है? तो मैं हिंदी में सही कर दे रहा हूं, मैं किसमें सही कर दे रहा हूं? हिंदी में सही कर दे रहा हूं, ठीक है। तो जब हिंदी में मैंने सही कर दिया कि नहीं है, तो आपका आंसर जाएगा हार्ट। हार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो मैं हिंदी में सही कर दूंगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मैंने टोटल सारी लेंथ बता रखी है कि सारी लेंथ क्या होती है। तो जब एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ पूछी जाती है तो 9 मीटर बताई जाती है, और अगर कोई तुमसे फीट में पूछे तो 30 फीट बता दी है। यह हमारे एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई है। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर जाएगा 9 मीटर के साथ। नेक्स्ट है अगला, बताओ, मनुष्यों में आहार नाल से शुरू होती है और गुदा में खत्म होती है। मतलब आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होती है, कहां पर खत्म होती है ना बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल हमारी मुंह से शुरू होती है, बटल कैविटी से शुरू होती है और लास्ट में जाके एनस में खत्म होती है। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा? सर बटल कैविटी से शुरू होती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मुख से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला आंसर जाएगा माउथ के साथ। बटल कैविटी का दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था। बटल कैविटी को हम लोग ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं? ओरल कैविटी के नाम से जाना जाता है। ऐसे यार, मनुष्यों में आहार नाल का भाग है, आपको बताना है कि आहार नाल का कौन सा भाग है। आहार नाल में ध्यान रखना, मुंह आता है, फिर एसोफेगस के साथ अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब आती है। तो बटल कैविटी, एसोफेगस, इसके अलावा अमाशय, ये सब हमारे आहार नाल के हिस्से में आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर एकदम सही उत्तर है। मतलब देखो, मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोगों ने जो जो पढ़ रखा है, थ्योरी पढ़ रखी है, इसीलिए मैं स्पीड में चल रहा हूं। अगर थ्योरी आपने नहीं पढ़ी होती तो हम लोग स्पीड में नहीं चलते। निम्नलिखित में कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? इनमें से कौन हमारा मुख गुहा का मतलब बटल कैविटी में उपस्थित नहीं है। बच्चों बटल कैविटी में हमारे जीभ आते हैं, दांत आते हैं, और रस संवेदी ग्रही भी आती है। समझना बात को। लेकिन अगर एसोफेगस की बात करते हैं तो एपिग्लॉटिस की बात करते हैं तो एपिग्लॉटिस बटल कैविटी में नहीं आती। एपिग्लॉटिस कहां आती है? तो कह देना ये हमारी आती है फूड पाइप में। किस में आती है? फूड पाइप। एपिग्लॉटिस का काम याद है ना? एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जो आप भोजन मुंह से खाते हो उसको फेफड़ों में जाने से रोकता है। एपिग्लॉटिस एक तरह का वाल्व है। तो ये तुम्हारा मुख गुहा के हिस्से में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। 8वां ये, चलो बताओ, जीभ के किस भाग में मीठे स्वाद का पता चलता है? मैंने आपको पूरे जीभ के टेस्ट के बारे में बताया है कि जीभ का कौन सा भाग किस तरह का टेस्ट देता है। जैसे कि ये मान लीजिए जीभ है, तो जीभ का ये जो अग्र वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा बताइए किस भाग को बारे में बताता है? मीठे भाग के बारे में। जबकि जरा पिछला वाला हिस्सा की बात करते हैं, सबसे लास्ट वाला, ये आपको बताता है कड़वा वाला हिस्सा। जबकि साइड वाले जो हिस्से होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं क्या बताते हैं? नमकीन हो गया, इसके अलावा रसैला हो गया, वो बताते हैं। लेकिन सवाल क्या बोला जा रहा था? मीठे भाग। तो मीठे भाग को हमेशा अग्र वाला भाग बताता है। ऑप्शन नंबर है। इसकी भी डिटेल मैंने सब दे रखी है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये सब चीजें ना मैंने पढ़ा रखी है, इसीलिए मैं डिटेल में जा रहा हूं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हो रखी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये देखिए, ये हमारा जीभ वाला हिस्सा मैंने पूरा पढ़ा रखा है, तो जरूरी नहीं कि मुझे पूरी डिटेल बतानी है। अरे आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो ओके। नेक्स्ट है अगला, बताइए, मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए, और मैंने ये पूरा डिटेल में भी पढ़ा रखा था कि कैसे होता है बच्चों। थेटोडोंट वो तीत होते हैं जो मसूड़ों में फंसे रहते हैं, हमारे दांत थेटोडोंट होते हैं। डाइफोडोंट, डाइफायोडेंट वो होते हैं जो दो बार निकलते हैं, एक मोनोफायोडेंट एक डाइफायोडेंट, ये भी होते हैं हमारे दांत दो बार निकलते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब जो अलग अलग होते हैं, हमारे दांत अलग अलग है इसलिए तो आईसीपीएम, इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर कहते हैं। मछली के दांत होमोडोंट होते हैं। तो हमारे दांत इनमें से सभी हैं, ये सारी प्रॉपर्टी मनुष्य के तीत रखते हैं। इन सब का मतलब बहुत नीट एंड क्लीन पता होना चाहिए, ठीक है, पढ़ लेना। चलो आगे नेक्स्ट। अगर सोनू के पास दूध के दांत है तो इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मान लो सोनू किसी लड़के का नाम है और उसके पास दूध के दांत है, तो इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ध्यान रखना, सोनू के पास जो भी मिल्की टीथ फॉर्मूला होता है उसका जो फॉर्मूला होता है ICPM 2802। तो ये हमारे कितने दांतों के लिए होता है? सर ये एक तरफ के दांतों के लिए होता है, लेकिन जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल टीथ पता चल जाते हैं। तो 5 × 20 मिल्की टीथ ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं। 20 से ज्यादा कभी मिल्की टीथ नहीं हो सकते, है ना, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट ये लो, डेंटल फॉर्मूले के बारे में बोला जा रहा है। सर RRB जे कवर हो जाएगा, 100% नहीं 200% कवर होगा भाई। डेंटल फॉर्मूले के बारे में बोला है कि डेंटल फॉर्मूले में आपको बताना है इंसीजर टीथ की संख्या क्या है। वैसे नहीं भी बताता तो भी आपको पता होना चाहिए, जब हम लोग टीथ फॉर्मूला पढ़ते हैं तो 2802 होता है, 2823 होता है। तो टीथ किसकी बात हो रही है? सर जनरल मनुष्य की बात हो रही है। तो बच्चों 2823 ये हमारे जनरल मनुष्य की बात हो रही है, ICPM। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इंसीजर दांतों की संख्या टोटल कितनी होनी चाहिए, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी टोटल हमारे पास कितना होगा? सर इंसीजर टीथों की संख्या 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी। नेक्स्ट, मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते? ठीक है, एक ही बार निकलते। बच्चों ध्यान रखना, आपके पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते, 52 में ध्यान रखना हमारे 20 और 20 40 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार निकलते हैं, 20 करके। लेकिन अगर 12 दांत की बात करते हैं तो 12 दांत कितनी बार निकलते हैं? सर 12 दांत एक बार निकलते हैं। तो सवाल में एक बार वाला पूछा जा रहा था, इसलिए इस सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 दांत, है ना। चलो नेक्स्ट ये लीजिए, बताइए इनमें से कौन मोनोफायोडोंट है? बच्चों आपको बताना है इनमें से कौन हमारा मोनोफायोडोंट है। बहुत अच्छा सवाल है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए। सुरेश कोई बात नहीं, हम यही हैं। चलो, तो मोनोफायोडोंट का मतलब होता है जो एक बार निकले। अब एक बार कौन से दांत निकलेंगे उसके लिए आपको मिल्की टीथ फॉर्मूला देखना होगा। तो जब हम लोग मिल्की टीथ फॉर्मूला देखते हैं, बच्चों में टीथ फॉर्मूला देखते हैं, तो बच्चों का टीथ फॉर्मूला होता है 2802। मतलब अगर मैं ICPM यहां लिख दूं तो बच्चों देखो, बच्चों में प्रीमोलर टीथ नहीं होते, बच्चों में प्रीमोलर टीथ नहीं है। अच्छा, अगर बच्चों में प्रीमोलर टीथ नहीं है तो बड़ों में होंगे, और जब बड़ों में प्रीमोलर टीथ होने तो एक ही बार तो निकलेगा। तो प्रीमोलर टीथ ये हमारे बच्चों में नहीं होते, है ना। अच्छा, ये भी नहीं होता और अकल की दाढ़ भी नहीं होती, लास्ट वाला मोलर टीथ भी तो नहीं होता। इसीलिए इस सवाल का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होना चाहिए। आंसर क्या होगा? डी आंसर होना चाहिए। यहां पर कृतनट्टी इंग्लिश गलत लिखिए, यहां पर कृतनट्टी इंग्लिश होती है इंसीजर। ओके, चलो, तो आंसर कौन वाला हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर सही होगा। समझना बहुत को। क्या मैंने कहा कि भैया प्रीमोलर भी नहीं होता और लास्ट वाला मोलर टीथ, लास्ट मोलर टीथ को विजडम टीथ कहते हैं। तो ये 2 दांत ऐसे हो सकते हैं जो हमारे शरीर में एक बार निकलते हैं। 14 नंबर होते हैं। रवि कुमार, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे दोस्त। समानता अकल की दाढ़ कब निकलती है? अकल की दाढ़ जिसको आप विजडम टीथ कहते हैं, है ना। विजडम टीथ तभी निकलता है जब आप लोग एडल्ट हो चुके होते हैं, और जनरली ध्यान रखना ये 18 साल के बाद निकलता है। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला हो जाएगा? डी, 18 से 25 के बीच में निकलता है। तो जो आपका लास्ट मोलर टीथ है
अंतिम मोलर टीथ, वही हमारा विजिटम टीथ के नाम से जाना जाता है। और ये कब निकलता है, तो ये कह देना निकलता है 18 साल के बाद। ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है। चलो बताइए, दांतों का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला हुआ रहता है, बताइए क्या कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा तीत है, तो तीत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर है। तो तीत के 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे वाले भाग को बोला जाता है रूट, फिर बीच वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं नेट, और इसके बाद सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं क्राउन। तो बच्चों ये वाला भाग हमारा मसूड़ों में फंसा रहता है, और मसूड़े के ऊपर ये जो निकला हुआ भाग रहता है, ऊपर की ओर निकला हुआ भाग, इसको क्राउन के नाम से जानता है। क्राउन मतलब ताज, ताज मतलब ऊपर साइड, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्राउन वाला उत्तर होगा, सी वाला आंसर सही है, क्राउन। मसूड़े के ऊपर निकला हुआ भाग क्राउन वाला होता है, ठीक है। चलो, अरे रवि कुमार कह रहे हैं कि प्रैक्टिस कैसे करे टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। भैया मेरे फिजिक्स की वीडियो यूट्यूब से देख लीजिए, एप्लीकेशन से देख लीजिए और हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ दिनों बाद इसकी प्रैक्टिस शुरू करूंगा यूट्यूब पर। वैसे आप अभी पुराने वीडियो देख लीजिए, और नहीं पुराने वीडियो देख पा रहे हैं तो एप्लीकेशन से कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ लो एक बार। नेक्स्ट है, हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा पीले रंग के पदार्थ से बना होता है, इसको क्या नाम से जाना जाता है। बच्चों मैंने आपको कहा था कि जो हमारा दांतों का अधिकांश हिस्सा है वो बना होता है डेंटाइन से। मैं आपको बता दूं इनेमल भी होता है, लेकिन इनेमल ज्यादातर हिस्से में नहीं होता, 80% हिस्से में डेंटाइन होता है। इस बात को ध्यान रखना, जो डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, जो डायरेक्ट ब्रेन की नर्व से जुड़ा होता है ना। इसका आंसर इनेमल मत लगाइएगा, ज्यादातर हिस्सा किससे बना होता है, डेंटाइन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी। इनेमल क्या करता है, इनेमल हार्डनेस देता है ऊपर वाली लेयर, लेकिन वो मैक्सिमम पार्ट नहीं है ना। चलो आप, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, हाँ अब इसका आंसर इनेमल हो जाएगा। इनेमल जो है वो पूरी ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट से। कई बार नाम भी पूछा जाए तो आप बताइए, फॉर्मूला पूछा जाए तो बताइए, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फास्फेट से बना होता है इनेमल। ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है। ये लो 18वां, हमारे दांत का इनेमल और डेंटाइन मुख्य रूप से किससे बना होता है। हमारे दांत का इनेमल और डेंटाइन मुख्य रूप से किससे बना होता है बच्चा, ये दोनों ही हमारे कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। और वैसे भी ऑप्शन तो हमें एक ही लगाना है, तो जब इनेमल ही आ गया तो इनेमल के बारे में सबको पता है, कैल्शियम और फास्फोरस। मैंने फॉर्मूला भी बताया, कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट, क्या बात है। अगले वाले सवाल को पढ़िए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा ना। थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना भैया। विभिन्न प्रकार के दांतों और उनके कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। इंसीजर का काम कटिंग होता है, एकदम सही। इंसीजर क्या करता है, काटता ही तो है ना। फिर कैनायन का काम टीरिन होता है, टीरिन मतलब चीड़-फाड़। कैनायन शेर के दांतों वाले जो दांत होते हैं शेर के, वो हमारे कैनायन होते हैं। जबकि मोलर का काम ग्राइंडिंग या चोविंग होता है, सही है, एकदम सही है, ये भी सही है, पीसना जिसको बोलते हैं ना। ये सारे के सारे पॉइंट हमारे सही है। जब मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया था तो मैंने उसमें बताया भी था कि किसका क्या काम होता है तीत का। नेक्स्ट 20वां नंबर आंसर दिए। मुख्य गुहा एक छोटी उसमें खुलती है जो वायु और भोजन दोनों का पात एक ही है। क्या बात है, बटल कैविटी बोला है कि आप बताओ इनमें से किसमें जाके खुलती है जिसमें वायु और भोजन के लिए एक ही रास्ता है। तो ध्यान रखना, जो हमारा विंड पाइप है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता भी है कि आपकी जो विंड पाइप है और आपकी जो फूड पाइप है ये एक जगह पे आके मिलती है, उस जगह का नाम क्या है सर, उस जगह का नाम है फेरेनेट्स। हरा, उस जगह का नाम क्या है, फेरेनेट्स। द बटल कैविटी ओपन इन विच कॉमन पैसेज फॉर द बोथ एयर एंड फूड, तो उसका नाम होगा फेरेनेट्स। फेरेनेट्स वो जगह होती है जहां पर फूड पाइप और हमारा कह सकते हो विंड पाइप दोनों आपस में मिलते हैं। ओके, इसमें एक सवाल और आता है कि फूड पाइप और विंड पाइप में कौन सा पाइप आगे होता है फ्रंट में, कौन सा बैक में होता है। अभी मैंने कल ही बताया था, तो बताओ जरा फ्रंट में कौन होता है, बैक में क्या होता है। तो ध्यान रखना, फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक ही जैसी होती है, यहीं से निकलती है। लेकिन जो विंड पाइप होता है ना, विंड पाइप, वो हमेशा ध्यान रखना आपकी बॉडी में कहां पर होता है, फ्रंट में। जबकि अगर फूड पाइप की बात करते हैं, फूड पाइप कहां पर होता है, तो फूड पाइप हमारा होता है बैक साइड में। कहां पर होता है, बैक साइड में होता है, इसको याद रखना सब लोग। नेक्स्ट है
भोजन। अगला क्वेश्चन, भोजन को निगलते समय श्वसन नली में जाने से रोकती है, कौन रोकता है? मैंने कहा ना, आप सांस भी मुंह से लेते हो, आप खाना भी मुंह से खाते हो, लेकिन ली गई सांस फेफड़ों में पहुंचती है और खाया गया भोजन पेट में पहुंचता है। ऐसा कैसे? कुछ तो ऐसा होगा ना। तो ध्यान रखना, वहां पर एक वाल्व लगाया जाता है, उस वाल्व का नाम होता है एपिग्लॉटिस। हमने नहीं लगाया, भगवान ने लगा के भेजा है। एपिग्लॉटिस वाल्व क्या करता है कि खाए गए भोजन को फेफड़ों में जाने से या श्वास नली में जाने से रोकता है ना, श्वास नली में जाने से रोकता है। तो एपिग्लॉटिस हम लोग उस वाल्व का नाम है जो खाए गए भोजन को श्वास नली में या फेफड़ों में जाने से रोकता है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट, चलो अगला होती, स्पीड बढ़ाइए भाई, अभी हम 22 क्वेश्चन तक ही पहुंचे। हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? ग्रास नली मतलब फूड पाइप। तो याद करो, फूड पाइप की लंबाई मैंने इंच में जब बताई थी वो 10 इंच बताई थी, 10 इंच। लेकिन अगर 10 इंच को आप सेंटीमीटर बनाओगे तो 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 25 सेंटीमीटर होगा। सारी लंबाइयां, चाहे वो छोटी आंत हो बड़ी आंत हो, पेट में लंबाई और चौड़ाई दोनों याद करनी पड़ेगी। पेट की लंबाई होती है 12 इंच, चौड़ाई होती है 6 इंच, है ना। और फूड पाइप की बात करते हैं तो फूड पाइप की लंबाई 10 इंच और सेंटीमीटर में पूछी जाएगी तो 25 सेंटीमीटर। चलो अरे ये लीजिए, देयर आर अब्सेंस इन मिल्क टीथ। आपको बताना है कि दूध के दांत में इनमें से क्या अब्सेंस होता है। ओके, तो दूध के दांत में दो चीजें नहीं होती भाई। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2102 ICP। मतलब दूध के दांत में ध्यान रखना, प्री मोलर नहीं होते एक तो, और लास्ट मोलर टीथ नहीं होता। तो दूध के दांत में प्री मोलर और लास्ट मोलर टीथ ये दोनों नहीं होते, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आंसर एकदम सी। नेक्स्ट है अगला, बताइए, ये क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ। निम्नलिखित में किस भाग में कोई पाचन क्रिया नहीं होती? आपको उस भाग का नाम बताना है जिसमें किसी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं होता। तो बटल कैविटी में डाइजेशन होता है, 3 तरह की ग्लैंड पाई जाती है, सैलिवरी ग्लैंड। लेकिन एसोफेगस में किसी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं होता, बाकी सब में डाइजेशन होता है, बाकी सब में डाइजेशन होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर जाएगा, एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। चलो इसका आंसर दीजिए। अच्छा सवाल है, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी हो तो कल ही मैंने ये बात बताई है। देखो, जब आप लोग खाना खाते हो तो उसे आप लोग बोलते हैं फूड। लेकिन एक बार जब आपने खाना ऐसे करके चबा दिया, तो खाना चबा भी दिया और खाना डाइजेस्ट होना यहीं से शुरू हो गया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपने बैगन का भरता और रोटी खाई और आपने मजे से खाया, आपको लगा कड़ू और आपने ऐसे हाथ में निकाल लिया बैगन का भरता और रोटी मिक्स करके। तो जब आप ऐसे हाथ में निकालोगे ना, अब वो तुम्हारा भोजन नहीं रहा, उसमें लार मिल चुकी। तो जब उसमें लार मिल रही, देखो मेरे मुंह में पानी आ रही है बैगन का भरता और रोटी सुनकर, तो वो जो निकला ना, अब उसको बोला जाता है बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। तो फूड के बाद जब हमारा पाचन मुंह से शुरू हो जाता है, तो मुंह से पाचन शुरू हो जाने के बाद उसको क्या नाम से जाना जाता है? बोलस। फिर यही बोलस पहुंचता है अमाशय में, अमाशय में डाइजेशन होगा। अमाशय में जब डाइजेशन होता है तो अमाशय में डाइजेशन हो जाने के बाद उसे हम क्या बोलते हैं? काइम। अमाशय में डाइजेशन हो जाने के बाद वो पहुंचेगा छोटी आंत में, छोटी आंत में उसे क्या नाम से जाना जाता है? काइल। छोटी आंत में डाइजेशन हो जाने के बाद बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से हमारा बाहर मल में निकलेगा। तो जब बाहर मल में निकलता है उसको बोलते हैं फीटस। तो ये कुछ नाम है, कल मैंने डिटेल पूरी बताई थी, इसलिए नाम याद होने चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन ये कह रहा है बोलस का, बोलस यही है, ग्रास नली में पहुंचने के बाद इसकी दीवारों से शीतलन या फैलाव शुरू हो जाता है। बताइए इसे क्या बोलते हैं? एकदम सही, ट्रामाटोचन। बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये तुम्हारा फूड पाइप है, तो आपको क्या लगता है कि जो आप लोग भोजन खाते हो वो फूड पाइप में जैसे ही अंदर जाता है वो ऐसे नीचे 50 से नीचे गिरता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना, भोजन का मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं होता। अगर अंडर ग्रेविटी होता तो जब आप सो रहे होते हैं तब तो डाइजेशन ही नहीं हो रहा, तब तो भोजन पहुंचे नहीं, है ना।
तो वो अंडर ग्रेविटी नहीं होता, वो हमारा क्रोमेटोचन होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला उत्तर जाएगा? सी वाला आंसर एकदम सी। नेक्स्ट बताओ, ये भी सवाल अच्छा है। 26 नंबर, लाल साहब अपलोड की थी, चली नहीं थी, अपलोड की थी। वो आप एप्लीकेशन पे जाके अपलोड देख लेना, और मैंने सुबह मैसेज भी डाल दिया था यार तुम्हें सबको। बताओ, अमाशय उदर ध्रुव में बाईं ओर स्थित होता है। अमाशय का अक्षर पूछा जा रहा है कि कौन सा अक्षर है। तो बच्चों अमाशय ना इसी तरह का ही तो होता है, ऐसे ही तो कुछ होता है ऐसे। तो जो अमाशय का शेप होता है ना, अमाशय का शेप होता है, जरा वो देखो किस शेप का है। तो क्या कहता है, ये अंग्रेजी के जे अक्षर ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा कोई मुझे बताए ना, अमाशय से ये जो आने वाला भोजन होता है इसे क्या बोलते हैं, और अमाशय से जाने वाले भोजन को क्या बोलते हैं? तो अमाशय में जो आने वाला भोजन होता है उसे बोला जाता है बोलस, है ना। और अमाशय से जाने वाला जो भोजन होता है, बताइए उसे क्या नाम से जाना जाता है? उसे बोलते हैं टाइम। तो अमाशय में आने वाला भोजन बोलस होता है, जाने वाला भोजन टाइम होता है। नेक्स्ट 27, इनमें से कौन सा अमाशय का एक भाग है जो छोटी आंत के सबसे नजदीक है? अच्छा अब देखो ऐसे सवाल भी आने शुरू हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमने यहां पर इस तरीके से अमाशय बनाया, मतलब आपका ये मैंने यहां पर बना दिया इस तरीके से, आपका स्टमक, ये हमारा स्टमक हो गया। तो बच्चों स्टमक के कौन कौन से भाग होते हैं वो सुनो। स्टमक में सबसे पहले यहां पर एक भाग मिलता है जिसको बोलते हैं कार्डिएट, यानी कार्डिएट वाले भाग से कौन जुड़ा होता है? सर कार्डिएट वाले भाग से जुड़ा होता है फूड पाइप। अमाशय के मैंने कल 3 भाग बताए थे, कार्डिएट वाले भाग से जुड़ा होता है फूड पाइप। और यहां पर एक भाग पाया जाता है जिसको बोलते हैं पाइलोरस। क्या बोलते हैं? पाइलोरस। तो वो जो पाइलोरस वाला भाग होता है इससे जुड़ा होता है छोटी आंत का डियोडेनम, है ना। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, डियोडेनम, जेजेनम, इलियम। तो इसमें छोटी आंत का कौन सा भाग जुड़ा होता है? डियोडेनम, डियोडेनम जुड़ा होता है। तो सवाल ये है कि निम्नलिखित में कौन सा अमाशय का एक भाग छोटी आंत के सबसे नजदीक है? तो छोटी आंत के सबसे नजदीक वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं पाइलोरस। अब पाइलोरस नहीं है तो कोई नहीं, पाइलोरेट लिख दीजिए, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। हाँ, डियोडेनम से जुड़ा होता है, कल ही सारी चीजें हुई थी, है ना। और यही क्वेश्चन अगर फूड पाइप लिया था ना तो आपको कार्डिएट बताना है फिर। नेक्स्ट चलो 28, बताओ जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड, मैंने आपको कहा था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन, दोनों प्रोटीन का ही पाचन करते हैं, है ना। तो जठर ग्रंथि किससे जुड़ी है, किससे संबंधित है? अमाशय से। हमारे ध्यान रखना जठर ग्रंथि हमारे अमाशय में पाई जाती है। अच्छा कोई बताए ना जठर ग्रंथि अमाशय के किस हिस्से में पाई जाती है? भाई अमाशय के 3 हिस्से मैंने बताए थे कल, एक कार्डिएट, एक फंडस और दूसरा हमारा होता है पाइलोरस। तो कोई भी बच्चा बताए गैस्ट्रिक जूस हमारे अमाशय के किस हिस्से में पाए जाते हैं? कहने का मतलब कार्डिएट में, फंडस में या पाइलोरस में। तो ध्यान रखना ये जो लास्ट वाला हिस्सा होता है पाइलोरस, इसी पाइलोरस के आसपास पाई जाती है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ये हमारे किस हिस्से में पाए जाते हैं? पाइलोरस में। इसीलिए कई बार गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक और नाम से जाना जाता है, पाइलोरिक ग्लैंड। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलो 29 नंबर देखिए, बताइए गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? सर गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस ये सीक्रेट करती है। और गैस्ट्रिक जूस में 2 तरह के एंजाइम याद रखने हैं आपको, एक आपका पेप्सिन तरह एंजाइम याद करना है, मतलब ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक पेप्सिन और दूसरा बताइए कौन सा होता है? रेनिन। ये हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम के नाम है, ठीक है। चलो आगे 30 आंसर दीजिए, इसको पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर किसके साथ जाएगा? 1 सेकंड रुको जरा, इसको बुला लो। आंसू, अंजलि, आंसू देखो जरा कहाँ बैटरी चेंज करनी है। अंजलि आंसू को देखो कहाँ बैटरी चेंज करनी है।
चलो, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कहां मिलता है? बैटरी चेंज कर दो, 1 मिनट रुकिए, बैटरी थोड़ा चेंज हो जाए। हटाओ, ठीक है। तो मेरे भाई जो हमारा ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन कहां मिलता है? तो कह देना ट्रिप्सिन जो है ना वो हमारा छोटी आंत में होता है, और ट्रिप्सिन ये पैनक्रियास से निकलता है, क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन अम्लीय माध्यम में पाचन करता है, गलत है। अम्लीय माध्यम में पाचन करता है, गलत है। ओके, तो अम्लीय माध्यम में ट्रिप्सिन प्रोटीन एक्टिवेट ही नहीं होता। अब इन्होंने लिखा हुआ है कि ये हमारा प्रोटीन का डाइजेशन करता है, क्षारीय माध्यम में करता है, अमाशय में करता है। भैया अमाशय में प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन नहीं करता। ट्रिप्सिन करता है हमारा छोटी आंत में, और छोटी आंत के कौन से हिस्से में? डिओडेनम में, है ना, डिओडेनम में। ऑप्शन नंबर बी। आपका पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों ही आके डिओडेनम में मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? बी वाला आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट है 31, बताओ। विच इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू गैस्ट्रिक ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन हमारा असत्य है। बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड अम्लीय प्रकृति की होती है, क्षारीय होती है, हल्के पीले रंग की, या फिर हमारा कह सकते हो इसका पीएच वैल्यू 1.2 से 3 है। आपको सही नहीं असत्य बताना है। तो गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक ग्लैंड अम्लीय माध्यम के होते हैं क्योंकि उसमें HCl होता है, तो क्षारीय माध्यम में नहीं होगा ना, तो ये वाला जो उत्तर है ये गलत हो जाएगा। ये क्षारीय प्रकृति का होता है, कैसे सही हो जाएगा? ये सही नहीं है, गलत है ना। नेक्स्ट आइए अगले, हेलो 32 नंबर। बच्चों 32 नंबर सवाल में बोला है कि जब हम लोग अपने भोजन को खाते हैं तो खाते समय जो है ना डाइजेशन होता है, तो पूरा जो हमारा डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल में, उसका सही क्रम बताना है ना। ये लिखा है भोजन के सेवन का तरीका और शरीर में उपयुक्त विभिन्न चरणों का उपयुक्त शामिल है, आपको शामिल तरीका बताना है। तो सबसे पहले होता है इंजेक्शन, सबसे पहले होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब आप खाना अंदर लीजिए, अंतःग्रहण जो कि हमारे डी में है। इंजेक्शन के बाद शुरू हो जाता है डाइजेशन, डी के बाद ई आना चाहिए। हेलो, खेल खत्म, ऑप्शन नंबर डी, खेल खत्म, है ना। बच्चों डाइजेशन भी दो तरह का होता है, एक मैकेनिकल एक केमिकल। दांतों से चबाना मैकेनिकल, और लार में मिक्स होना केमिकल, है ना। डाइजेशन हो जाने के बाद क्या होता है सर? डाइजेशन हो जाने के बाद होता है एब्जॉर्प्शन ए, फिर उसके बाद स्वांगीकरण एसिमिलेशन, और लास्ट में हमारा होता है इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब हो गया ई। थोड़ा यहां पर एक मिस्टेक लिखिए, है ना। इजेक्शन सही तो है, यहां बी होना चाहिए, माफ करना, यहां बी होना चाहिए। इजेक्शन कौन से नंबर पे लिखा है? इजेक्शन लिखा है बी नंबर पे, सही है एकदम। ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर एकदम सही। ओके नेक्स्ट है, ये 5 प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए। 33 नंबर बताइए। हाँ दोनों मुंह में होता है, दोनों मुंह में होता है। चलो इसका आंसर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। एक्स वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है। तो अगर ये बताओ, अगर एक्स हमारे अमाशय में उपस्थित है तो आप बताइए एक्स क्या होगा? अब इस बात है, अगर अमाशय में उपस्थित है तो एक्स हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। तो एक्स हमारे अमाशय यानी स्टमक में उपस्थित है, तो एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ही होगा, एक्स हमारा HCl होगा। यह अपचन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को उत्पन्न करता है। तो वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में किया जाता है जिस पर उपचार किया जा सकता है। तो वाई हमारा अपच, जिसको आप बोलते हैं इनडाइजेशन की स्थिति को वो करेगा। तो वाई हमारा सोडियम कार्बोनेट, गलत है सर, सोडियम कार्बोनेट नहीं हो सकता, सोडियम कार्बोनेट नहीं होता। एंट एसिड जो हमारे अपच की स्थिति को दूर करता है वो दो होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला सही है? सी वाला आंसर एकदम सही है। एक्स हमारा HCl होगा और जबकि वाई हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा। ओके, बी वाला आंसर नहीं लगाइएगा, ए वाला आंसर नहीं कीजिएगा। ए वाला आंसर तब सही होता है जब यहां सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा होता। एंट एसिड दो हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए अगला। ये वाला सवाल वैसे ब्लड सर्कुलेशन में भी मैंने आपको पढ़ाया था,
और यहां पर भी लाना जरूरी था, इसलिए मैं लेके आया हूं वाले सवाल को। लिखा है हेपेटिक पोर्टल वेन्स से शुरू होता है। ओके, हेपेटिक पोर्टल वेन्स क्या होता है मैं आपको बताऊं। जब आपका डाइजेशन होता है तो डाइजेशन के बाद जो भी पोषक तत्व है उसे ब्लड में मिलाना है, लेकिन वो पोषक तत्व ब्लड में डायरेक्ट नहीं मिलते। वो पोषक तत्व पहले कहां पहुंचते हैं? लीवर में। कहां पहुंचते हैं? लीवर में। तो ध्यान रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम से सारे के सारे जो हमारे पोषक तत्व है वो कहां जाते हैं? लीवर में जाते हैं। और बच्चों ये जो पोषक तत्व हमारे लीवर में जाते हैं, इस पाइपलाइन का नाम क्या होता है? सर इसी पाइपलाइन को ध्यान रखना, हम किस नाम से जानते हैं? इसी पाइपलाइन का बोला जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन्स। हेपेटिक पोर्टल वेन्स ये हमारे कह सकते हो इसी पाइपलाइन का नाम है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को लीवर के साथ जोड़ती है। बच्चों ध्यान रखना, इसमें जो ब्लड बहता है वो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब ये नहीं है कि इसमें पोषक तत्व है, इम्प्योर का मतलब ये है कि इसमें CO2 ज्यादा होता है, इसमें CO2 ज्यादा होता है। तो ये जोड़ता है किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम को लीवर के साथ। ये क्वेश्चन इसलिए यहां लाया हूं क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है इसलिए। नेक्स्ट है अगला, पेप्सिन। अगला बताइए 35 नंबर, इसका आंसर दीजिए फटाफट जल्दी से। बताओ पेप्सिन, आपको पता है कि पेप्सिन कहां बनता है? हमारे अमाशय में। और पेप्सिन अम्लीय माध्यम में पाचन कराता है ना। और किसका पाचन कराता है? प्रोटीन का। प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन ऑफ पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाता है। ये एकदम सही है सर। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन को तोड़ता है, गलत है सर, ये गलत है, इसका कोई मतलब थोड़ी ना। क्षारीय माध्यम बनाता है HCl, गलत है। क्षारीय माध्यम बनाता है, गलत है सर। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर एकदम सही है। HCl एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को एक्टिवेट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। नेक्स्ट है 36, बताओ 36 नंबर ये है कि गैस्ट्रिक जूस इनमें से किसका मिश्रण है? बच्चों गैस्ट्रिक जूस जो हमारे अमाशय में बनता है, तो गैस्ट्रिक जूस में जो ऊपर से HCl आ रहा था वो तो था ही था। आपको पता है कि म्यूकस, मैंने आपको पहले भी कहा है कि HCl के प्रभाव को नष्ट करने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है जो क्षारीय प्रकृति की होती है। ये भी रहेगा क्योंकि लास्ट में हमारा पेप्सिन और रेनिन मिल ही जाएंगे। ये सब हमारे गैस्ट्रिक जूस में आते हैं। और मैं आपको बता दूं गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम और याद कर लेना, टाइलिन। बच्चों ये वो टाइलिन है जो हमारा लार से उत्पादन होता है। होता क्या है कि भोजन के साथ बहुत सारा टाइलिन एंजाइम भी हमारे पेट में आ जाता है, तो ये सब कुछ मिलकर गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला उत्तर हो जाएगा? डी वाला आंसर एकदम सही है। डी वाला आंसर एकदम सही। देखो टाइलिन था, HCl मिल गया गैस्ट्रिक जूस में, और म्यूकस मिल जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो हमारे पेट को HCl के प्रभाव से बचाती है। और फिर लास्ट में हमारा जो नीचे वाला पोर्शन था हमारे अमाशय का, कौन वाला? पाइलोरिक पोर्शन, उसमें दो तरह के एंजाइम भी मिल जाएंगे, पेप्सिन और रेनिन, सब मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है म्यूकस कहां पर पाया जाता है? निकेश कल मैंने थ्योरी में क्लियर कर दिया है, एक बार आप पढ़ लेना। म्यूकस, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पेट में पाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है कि देखो HCl खतरनाक एसिड है, हमारे पेट में बनता भी है फिर भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। कैसे? ये म्यूकस क्षारीय माध्यम उत्पन्न कर देती है जिससे कि HCl का प्रभाव कम हो सके। ठीक है। अरे जठर रस में म्यूकस का स्त्राव कौन सी ग्रंथि करती है? अच्छा ये भी बताया था, म्यूकस का स्त्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो म्यूकस का स्त्राव करती है हमारी गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल ये किसका फॉर्मेशन करती है? तो कह देना ये हमारे म्यूकस का फॉर्मेशन करती है। ऑर्जिनेटेड सेल आपको पता है कि ये हमारे HCl का फॉर्मेशन करती है ना। देखो कुछ लोग बी आंसर दे रहे हैं, अरे मेरे भाई ऑर्जिनेटेड सेल HCl का फॉर्मेशन करती है, पेप्टिक सेल पेप्सिन एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अभी अगर थ्योरी नहीं देखी है तो एक बार देख लेना सब लोग, अपलोड हो रही है पूरी थ्योरी इसकी, है ना। ऑप्शन नंबर कौन वाला उत्तर हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर है, सही है। ये देखिए, ये देखिए, ओके।
तो ये सारी थ्योरी जो है उसमें अपलोड हो रही है, ये देखिए। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर मैंने कल समझाया था हमारे अमाशय का, स्टमक का, तो आप सब इसको देख जरूर लीजिए जरा। चलो आइए 38 बताइए। जठर रस में उपस्थित HCl का प्रमुख कार्य क्या है? HCl के मैंने 3 तरह के कार्य बताए थे HCl का। सर HCl का पहला कार्य होता है कि ये बैक्टीरिया नष्ट करता है जो भोजन में होते हैं। HCl का दूसरा काम होता है कि ये भोजन को अम्लीय माध्यम बनाता है जिससे कि सारे एंजाइम एक्टिवेट हो सके। और HCl का एक काम और होता है, और वो काम होता है कि भोजन को सॉफ्ट और मुलायम बनाना। ये सारे के सारे कह सकते हो हमारे HCl के काम होते हैं। ये निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है, एकदम सही, बैक्टीरिया नष्ट करता है, भोजन को मुलायम बनाता है। ये सारे के सारे काम हमारे कहीं ना कहीं HCl के। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलो अगला बताइए। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में कौन प्रोलैक्टिक एंजाइम है ना बच्चों? प्रोलैक्टिक एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है। सर प्रोलैक्टिक उस एंजाइम को बोलते हैं जो हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो प्रोटीन का पाचन कराता है उसी एंजाइम को बताइए हम क्या नाम से जानते हैं? प्रोलैक्टिक एंजाइम कहते हैं। प्रोटीन के डाइजेशन करने वाले एंजाइम को हमें प्रोलैक्टिक एंजाइम कहना है। अब कौन है प्रोलैक्टिक बताइए? तो कह देना पेप्सिन भी है, रेनिन भी है। HCl नहीं, थोड़ा पानी पिला दो। ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन स्पेशल टाइप के प्रोटीन का पाचन करता है, जैसे कि केसीन जो दूध में पाया जाता है ना। तो जो जो हमारे एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं वो सब हमारे प्रोलैक्टिक एंजाइम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला बताओ क्या सवाल ये है कि अमाशय में भोजन का संग्रहण कितनी देर तक रहता है? तो ध्यान रखना, भोजन सबसे ज्यादा समय बिताता है हमारे अमाशय में। वैसे मैंने लिखवाया तो 4 घंटे था, लेकिन NCERT का सवाल है और इसका जो आंसर सही किया गया है वो 4 से 5 घंटे सही किया गया। ओके, मैंने 4 घंटे लिखवाया था आपकी नोट्स में। तो आप भी याद कर लो कि जब भी इस तरह का सवाल आए जिसमें ऑप्शन रेंज में दिए जाए तो आपको 4 से 5 घंटे वाला ऑप्शन को टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में पाचन की क्रिया की शुरुआत कहां पर होती है? ये काफी आसान है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये पाचन की शुरुआत होती है हमारी बटल कैविटी से। बटल कैविटी का दूसरा नाम जरूर सब लोग याद करना, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी बटल कैविटी का ही दूसरा नाम है। 42 बताइए। एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सा कथन सही है? नहीं है। देखो सही नहीं है बोला जा रहा, सही नहीं है। अस्थायी दांत होते, स्थायी दांत होते, 32 दांत होते, हेट्रोडोंट होते। 32 दांत एकदम सही है, हेट्रोडोंट एकदम सही है। अब हमारे पास 2 तरह के तीत बचे सर, परमानेंट तीत और टेम्परेरी तीत। अब सवाल में आप ये देखिए कि सवाल पूछा किसके बारे में लिया। अगर ये सवाल बच्चों के बारे में होता तो हम कहते हैं कि उसके पास टेम्परेरी तीत होते, लेकिन सवाल पूछा गया है, देख लीजिए, वयस्क लिखा है ना, एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो वयस्क जो व्यक्ति होते हैं उनके दांत कैसे हो जाते हैं? परमानेंट। तो जब परमानेंट हो जाते हैं तो टेम्परेरी नहीं हो सकते, है ना। थोड़ी बात यहां बच्चों की बात नहीं हो रही, बात यहां हो रही है वयस्क आदमी की। तो वयस्क आदमी के दांत कैसे होते बताइए? परमानेंट, तो टेम्परेरी नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। ठीक है, बिल्कुल सुमन, ये लाइन आप इस तरह से भी बोल सकते कि देयर इज नो टेम्परेरी टीथ इन एडल्ट, है ना। लेकिन अगर यही बच्चों के लिए बोला जाता तो देयर इज नो परमानेंट टीथ इन मिल्की टीथ या इन बेबी चाइल्ड, है ना। चलो अरे, इनमें से किसका पाचन हमारे मुख से शुरू होता है? आपको बताना है कि इनमें से किसका पाचन हमारे मुख से शुरू होता है। देखो, मुख से प्रोटीन और वसा का पाचन तो शुरू नहीं होता, हमारे मुंह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। और कार्बोहाइड्रेट में वो कार्बोहाइड्रेट का शुरू होता है जो हम खाते हैं। क्या आप बताओ, हम स्टार्च खाते हैं कि सेलुलोज खाते हैं? तो हम लोग सेलुलोज का पाचन नहीं करते, हमारी बॉडी सेलुलोज के पाचन के लिए बनी नहीं है ना। ध्यान रखना, हमारी बॉडी सेलुलोज के पाचन के लिए बनी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी। कार्बोहाइड्रेट में भी कौन वाला भाई? स्टार्च, सेलुलोज,
है ना, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कौन वाले कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए हमारे शरीर बना है, तो कह देना भैया स्टार्च, सेलुलोज के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट बताओ 44, हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहां से होती है? तो ध्यान रखना, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत हमारे अमाशय से होती है, मुंह से नहीं होती। अमाशय में जो हमारा पेप्सिन और रेनिन है वही करते हैं प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत हमारे स्टमक से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा बी। प्रोटीन पहले पेप्टोन्स बनता है, पेप्टोन्स, और पेप्टोन्स क्या बन जाता है बाद में? अमीनो एसिड, है ना। अलग अलग रूप है और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट है, मनुष्यों में छोटी आंत की लंबाई बताइए कितनी होती है? तो याद रखना, जब छोटी आंत की लंबाई पूछी जाए तो 6 से 7 मीटर बताना है, और अगर फीट में पूछी जाती है तो क्या बताओगे आप? 22 फीट। 6 से 7 मीटर 22 फीट, ये हमारे मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई है। सबसे ज्यादा छोटी आंत वो हमारी खरगोश की होती है, और सबसे कम छोटी आंत शेर की होती है। नेक्स्ट बताओ अगला सवाल, छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग क्या है? अच्छा, सबसे पहला भाग, ये तो आसान है। देखो, छोटी आंत जब शुरू होती है ना तो ऐसे सी आकार का एक शेप बनता है, सी आकार का, इसको बोलते हैं डियोडेनम। डियोडेनम के बाद जेजनम आता है, जेजनम के बाद इलियम आता है। डियोडेनम जो है वो हमारा सबसे छोटा है, और छोटे के साथ दा रखना, ये हमारा सबसे पहला भाग आता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है डियोडेनम की लंबाई, बहुत कम होती है, मैंने सारी लेंथ बताई है। इलियम की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, इलियम की लंबाई होती है 4 मीटर, हाँ, और जो जेजनम होता है उसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है। तो सवाल था सबसे पहला और सबसे छोटा भाग हमारा कौन सा है, तो आप डियोडेनम बताएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला आंसर है। सीटम तो भारी नहीं होता, सीटम किसका भाग होता है? बड़ी आंत का भाग होता है ना, डियोडेनम। चलो 47 आंसर दीजिए, क्या लिखा? मानव शरीर में डियोडेनम का आकार क्या है? तो बच्चों अभी अभी मैंने बताया, जैसे कि ये मान लीजिए आपका अमाशय हो गया, ये हमारा अमाशय हो गया, तो अमाशय के बाद जो हमारा भोजन है वो हमारा छोटी आंत के डियोडेनम वाले पार्ट में आता है। कहां पर आता है? डियोडेनम वाले पार्ट में आता है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा कहलाता है डियोडेनम। और बच्चों ये जो डियोडेनम है ना, डियोडेनम है सर, डियोडेनम किस आकार का दिखाई दे रहा है? ये हमारे सी आकार का दिखाई दे रहा है। कैसा? सी। ऑप्शन नंबर बी, है ना। सेशन जे थोड़ी ना, जे आकार होता है हमारे अमाशय का, सी आकार है। नेक्स्ट 48 बताइए, मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहां पर होता है? सर सबसे ज्यादा डाइजेशन खाने का कहां पर होता है? तो कह देना सबसे ज्यादा डाइजेशन हमारा छोटी आंत में होता है। आप देखिए, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सबका पाचन हमारे छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो रहा? सी, कंप्लीट डाइजेशन बोलते हैं हम लोग इसको, है ना। 48 49 बताओ, मानव की आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? मानव की आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो वैसे तो आपको बता दें, ट्रेकिया तो आहार नाल में आती ही नहीं है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग हमारा छोटी आंत है। 9 मीटर में से 6 मीटर अकेले छोटी आंत के पास है। 9 मीटर में 6 मीटर, आप समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहां समाप्त होती है? पाचन की क्रिया कहां समाप्त होती है? मतलब है बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि छोटी आंत भी लिखा है, बड़ी आंत भी लिखा है, बड़ी आंत का रेक्टम लिखा है, छोटी आंत के सीटम लिखा है। आप मुझे बताओ इस सवाल का सही उत्तर क्या है? मैं थोड़ा कमेंट देखूंगा इस बार आपका। 50 का आंसर ए बी सी डी में कंप्लीट कीजिएगा, ए बी सी डी में कंप्लीट कीजिएगा। उनचास क्वेश्चन मुझे मॉक में गलत हुआ था। अच्छा, 49 नंबर तुम्हारा मॉक टेस्ट में गलत हुआ था, आया था क्या? अच्छा ठीक है, आसान था लेकिन यार। चलो, तो मेरे भाई आप सब लोग काफी गलत आंसर दे रहे हैं, कुछ ही लोगों का सही है। जो पाचन है ना, पाचन वो हमारा समाप्त हो जाता है छोटी आंत में। बड़ी आंत में तो कोई पाचन ही नहीं होता। जैसे कि बहुत सारे लोग आंसर सी दे रहे हैं, बड़ी आंत का रेक्टम,
मेरे भाई बड़ी आंत का जो रेक्टम है ना, वहां डाइजेशन कैसे समाप्त हो गया? रेक्टम सबसे लास्ट वाला भाग होता है बड़ी आंत का, और डाइजेशन वहां समाप्त हो गया, इसका मतलब इससे पहले डाइजेशन था। तो बड़ी आंत में जब डाइजेशन ही नहीं होना, क्या बड़ी आंत में तो डाइजेशन होता है? नहीं होता ना। इसीलिए जो भी डाइजेशन है वो छोटी आंत में ही समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि छोटी आंत के सीटम वाले भाग में, फिर बकवास की, सीटम वाला हिस्सा तो छोटी आंत में पाया नहीं जाता। सीटम वाला हिस्सा कौन है? सर सीटम बड़ी आंत का पहला हिस्सा होता है। अगर आपको कहना भी है तो छोटी आंत में 3 हिस्से थे, डियोडेनम, जेजनम, इलियम। तो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है छोटी आंत के इलियम वाले भाग में, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है, पाचन प्रक्रिया कब समाप्त हो जाती है? छोटी आंत में खत्म हो जाती है। शब्दों पर जाइए भैया। अच्छा सवाल था, मैंने कहा था ये सवाल थोड़ा मिस्टेक करेगा आपका। चलो 51 नंबर दिए। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत का सबसे लंबा भाग, अच्छा बताओ। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग मैंने बताया है इलियम, लगभग 4 मीटर के आसपास होता है। डियोडेनम 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और जेजनम जो है वो 2.5 मीटर के आसपास होता है ना। और लगभग इलियम हमारा 4 मीटर के आसपास होता है। तो इलियम आंसर हो जाएगा नेक्स्ट। बताओ, इलियम की दीवार पे भीतरी सतह पे उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती है, उन संरचनाओं को क्या बोलते हैं? उन संरचनाओं को आप क्या बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि उंगली नुमा जो संरचनाएं पाई जाती है ना, ये संरचनाएं क्या करती हैं? लार्ज एरिया प्रोवाइड करती है। और जब लार्ज एरिया प्रोवाइड हो जाता है तो ध्यान रखना एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है, और शोषक तत्वों को उसमें मदद मिलती है। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा? विली के साथ। विली हमारा छोटी आंत में पाए जाने वाले उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जो लार्ज एरिया प्रोवाइड करती है ताकि पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब किया जा सके। फंडस कहाँ पाया जाता है? ये हमारा अमाशय का हिस्सा है। रेक्टम बड़ी आंत का हिस्सा है ना। एलिवेलिस ये हमारा फेफड़ों में पाया जाता है। समझे नहीं समझे बात को? तो हर एक चीज को बारे में एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो 53 नंबर बताइए। क्या बात है, पढ़िए जल्दी पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है? बताओ। तो बच्चों जब यार बोला है छोटी आंत में विली का मेन काम क्या है? विली जो काम करता है एरिया ज्यादा कर देता है, जिसकी वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो अवशोषण सतह को बढ़ाना, है ना, इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट, छोटी आंत में एंजाइम को सक्रिय करने के लिए किस मीडियम की आवश्यकता होती है? आप बताओ। छोटी आंत में जो हमारे एंजाइम्स आते हैं, चाहे वो बाइल जूस वाला हो या फिर पैनक्रियाटिक जूस हो, वो किस माध्यम के एंजाइम होते हैं? क्षारीय माध्यम के। पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, ये सब कैसे होते हैं? क्षारीय माध्यम में होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला आंसर ही हमारा सही होगा, क्षारीय माध्यम। नेक्स्ट बताओ 55 क्या कह रहा? 55 बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? कितना बेहतरीन सवाल है, मतलब मजा आ गया सवाल को पढ़े थे। बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? तो जो छोटी आंत का इलियम है वो बड़ी आंत में जाएगा, मतलब भोजन इलियम से होते हुए बड़ी आंत में जाएगा। तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है सीटम, दूसरा भाग होता है कोलोन, तीसरा भाग होता है रेक्टम, है ना। तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा? सीटम के साथ जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, सीटम। क्या बात है। अरे यार आप सब लोग काफी सही आंसर दे रहे हो, है ना। मतलब मुझे देख के लग रहा है कि आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा रखा है। वेरी गुड। नेक्स्ट आइए। अवशेषी अंग अपेंडिक्स जिसकी संरचना एक उंगली जैसी होती है, किसका भाग होता है? अपेंडिक्स आपने देखा होगा। अपेंडिक्स कहां पाया जाता है? बड़ी आंत। एक्चुअली में अपेंडिक्स का बहुत पहले काम होता था, ये सेलुलोज का पाचन करता था, लेकिन अपेंडिक्स पाया जाता है बड़ी आंत के सीटम वाले हिस्से में, जहां से बड़ी आंत शुरू होती है ना। तो ध्यान रखना छोटी आंत में अपेंडिक्स होता ही नहीं है।
बड़ी आंत के सीटम वाला जो पार्ट होता है उसमें हमारी अपेंडिक्स होता है, तो सीटम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है, ये लीजिए, है ना, कोलोन में नहीं होता भैया, शुरू में होता है, सीटम में होता है, खाली जगह है। देखिए, भोजन को वापस बड़ी आंत में, बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से कौन रोकता है? क्या बात है, बड़ी अच्छी सवाल है। कहा जा रहा है कि भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से कौन रोकता है? तो बच्चों आपको मैं बता दूं, ध्यान से सुनो, जैसे कि भोजन ऐसे नीचे से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा। तो ऐसी क्या चीज है जो भोजन को बड़ी आंत से वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है? सर वहां पर एक वाल्व लगा होता है जिसको बोलते हैं इलियोसीटल वाल्व। इलियोसीटल वाल्व का पहले मतलब समझो। इलियोसीटल वाल्व में देखो दो नाम आ रहे हैं, कौन से नाम? एक तो इलियो से बताइए क्या हो गया? इलियम, इलियम, और सीटल, सीटल से मतलब हो गया सीटम। तो इलियम और सीटम के बीच में जो वाल्व लगा होता है वही एक ऐसा वाल्व है जो हमारे भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में आने से रोकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इलियोसीटल वाल्व। नाम ही स्पष्ट है यार। चलो, निम्न में कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है। भोजन का डाइजेशन, ओहो, भोजन का डाइजेशन कभी भी बड़ी आंत का कार्य नहीं हो सकता, यह हमारा एक कार्य नहीं है। जल का अवशोषण करना, खनिज का अवशोषण करना, म्यूकस, म्यूकस का स्त्राव, ये भी बड़ी आंत का काम होता है। हाँ, म्यूकस बहुत सारी जगह पर होता है, लेकिन बड़ी आंत के म्यूकस का सिक्रेशन करना एक अलग कार्य करता है। देखो, पेट में जो म्यूकस होता है ना, वो हमारी दीवारों को HCl के प्रभाव से बचाता है, लेकिन बड़ी आंत का जो म्यूकस होता है ना, वो एक छोटा काम करता है। मैं बताता हूँ क्या। बड़ी आंत में क्या होता है कि पानी का अवशोषण हो गया। अगर पानी का अवशोषण हो गया तो जो आपका मल है, मल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीटस, टट्टी, वो एकदम सूख जाती है। अगर सूख जाएगी तो फ्लो होने में क्या होगा कि आपके आंतों में ना छीलन हो सकता है, छिल सकती है आपकी बड़ी आंत। तो उसको एकदम लुब्रिकेंट करना, उसको लुब्रिकेंट करना का काम ये म्यूकस करता है वहां पर। तो बड़ी आंत म्यूकस का स्त्राव भी करता है ताकि आपका जो मल है उसमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड हो सके और उसकी वजह से आपको चोट ना आए, आंतरिक चोट ना आए, ये भी काम है। लेकिन डाइजेशन ऑफ फूड ये हमारे बड़ी आंत का काम नहीं है ना, ये हमारे बड़ी आंत का काम नहीं है। नेक्स्ट है 59 नंबर, बताइए, पढ़िए। पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनावश्यक पदार्थ को क्या बोला जाता है? अपचित, अपचित का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड। तो आप बताइए जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो से हम लोग क्या कहते हैं? तो कहना अनडाइजेस्टेड फूड हमारा क्या कहलाता है? बच्चों याद करो, बोलस, टाइम, ये सब थोड़े कहलाता है, फीटल कहते हैं, मल बोलते हैं इसको। अच्छा, ऑप्शन में हिंदी में मल लिखा है, लेकिन कई बार ये लोग पता क्या करते हैं, हिंदी वाले ऑप्शन में फीटल लिख देते। तो तुम्हें पता होना चाहिए फीटल, है ना। वैसे मैंने कल एक टेक्निकल डिफरेंस बताया था कि फीटल और फीटस में क्या अंतर होता है। देखो शायद लिखा भी होगा यहां कहीं, एक मिनट रुकिए जरा, कहां गया, एक मिनट रुकिएगा, एक चीज मुझे आपको दिखानी थी। ये देखो, जब आप फीटस कहते हैं तो फीटस का मतलब होता है मल, मल का मतलब सिर्फ सूखा पदार्थ। लेकिन जब फीटल हो जाता है, फीटल, फीटल का मतलब होता है मल प्लस पानी, वो हमारा फीटल कहलाता है। ठीक है, तो दोनों में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है, कोई बात नहीं, इन्होंने फीटल लिख दिया, लेकिन फीटल का मतलब मल प्लस पानी होता है ना। नेक्स्ट है, चलो आगे अगला। अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक क्या होता है? बच्चों, अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक यह कहां रहता है? तो आप मान लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन में 24 घंटे में 24 घंटे जाते हो, ऐसा नहीं होता। तो जिस तरीके से यूरिन आपका एक जगह इकट्ठा होता है, उसी तरीके से आपका मल भी एक जगह इकट्ठा होता है। उस जगह का नाम क्या होता है? उस जगह नाम होता है रेक्टम। बड़ी आंत में होता है ये रेक्टम। ओके, ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका एकदम सही।
फिर एनस होता है, एनएस के बाद हम लोग देखो वही बात है मृत्युंजय, मैंने कल भी ये बात बताई थी, बहुत सारे लोग रेक्टम और एनस में कंफ्यूज होते हैं। बच्चों रेक्टम क्या है ना, एक पाइपलाइन है, उसी पाइपलाइन में जब लास्ट में जो होल बना है उस होल का नाम है एनस। तो रेक्टम आपको बताना है, रेक्टम में इकट्ठा होता है। इट्स अ नंबर 61। मुझे लगता है कि 100 सवाल इस वाले चैप्टर से बहुत है, 100 से ज्यादा जो है आप ये मान के चलो कि मतलब इतने से ही पूरा सवाल फंस जाएगा। पेट खराब होने पर दिन भर जाना होता है ठीक है। ये देखिए बच्चों, जहां पर प्रोटीन का पाचन शुरू हो, जहां बाइल जूस जमा हो, छोटी आंत में पाचन रस छोड़ा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि, यार देखो सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर होगी 101%। लीवर हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक हमारा चौथा, ये लीजिए पूरा आंसर ही मिल गया, एक ही बात मिल गया है ना। प्रोटीन का पाचन हमारा पेट से शुरू हो जाता है, जिसको आप अमाशय भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, मतलब सब ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट है यार, चलो 62 नंबर दिया। निम्नलिखित में कौन सा एक पाचन ग्रंथि नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, बोलो। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी सलेवरी ग्लैंड होती है, लीवर भी होता है, पैनक्रियास भी होता है, लेकिन थायराइड ग्लैंड हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती। ये तो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, गले में पाई जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड में नहीं आएगी। चलो ब्रूनल ग्रंथि कहां पर पाई जाती है बताइए, आपको बताना है ब्रूनर ग्लैंड कहां पर पाई जाती है, बोलो। तो बच्चों ब्रूनर ग्लैंड ये पाई जाती है हमारी छोटी आंत में, है ना। ये जो हमारा छोटी आंत का डियोडेनम वाला हिस्सा होता है ना, डियोडेनम, वो 4 लेयर से मिलकर बना होता है। हालांकि इतना डिटेल में कभी नहीं आएगा, तो ध्यान रखना, बस आप नाम बस सुन लो कि ब्रूनल ग्रंथि कहां पर पाई जाती है। ये छोटी आंत का जो डियोडेनम वाला हिस्सा है, डियोडेनम, तो डियोडेनम 4 लेयर से मिलकर बना होता है। उस 4 लेयर में से एक लेयर होती है सब म्यूकोसा। कौन सी? सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा वाली जो लेयर होती है, उसी लेयर में हमारी कौन सी ग्रंथि पाई जाती है सर? उसी लेयर में पाई जाती है ब्रूनल ग्लैंड्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? आंत में। अब आप इंटेस्टाइन बोल दिया, वैसे होता एग्जैक्टली है तो छोटी आंत के डियोडेनम के सब म्यूकोसा लेयर में। मतलब ये पूरी बात आपको याद रखनी है, इनमें से कोई भी बात आपको छोड़नी नहीं है, इनमें से कोई भी बात आपकी पूछी जा सकती है। तो ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा आंत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला बताओ, प्रोटीन और वसा का पाचन कहां नहीं होता? क्या बढ़िया सवाल कि प्रोटीन और वसा का पाचन आपको बताना है कि कहां पर नहीं होता। तो आपको बताइए, तो देखो आपको बता दें, जो हमारा बटल कैविटी होती है, बटल कैविटी में कभी भी ध्यान रखिएगा प्रोटीन का पाचन और हमारे फैट का डाइजेशन नहीं होता बटल कैविटी में। क्यों? क्योंकि बटल कैविटी में डाइजेशन होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का, जबकि स्टमक में आपको पता है कि पाचन होता है ना। और प्रोटीन का पाचन होता है डियोडेनम, उसमें तो प्रोटीन और फैट दोनों का होता है। तो कहां नहीं होता? बटल कैविटी में नहीं होता। नेक्स्ट 65, लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है ना। लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? तो इसका आंसर हमारा चला जाएगा टाइलिन के साथ। हालांकि कई बार टाइलिन को ना सेलेवरी एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं, लेकिन एमाइलेज हमारा वहां भी मिला था पैनक्रियास में, तो उसको एक नाम दे देते सेलेवरी एमाइलेज, यानी लारी एमाइलेज, है ना, या फिर उसी को टाइलिन भी बोलते। तो टाइलिन क्या करता है सर? टाइलिन का मेन काम होता है कि जो हमारा स्टार्च है उसको तोड़ना। इसका आंसर बी मत लगाएगा, लाइसोजाइम। ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है, पाचन नहीं करता। नेक्स्ट आइए 66 नंबर बताइए, 66 बोला है इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कोई एंजाइम नहीं है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। एक बार कमेंट करके थोड़ा मुझे बताओ
मतलब लैंग्वेज देखिए कितनी बढ़िया लिखी है। तो इनमें से वो क्या जड़ है जहां पर कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं है? अच्छा सवाल है। तो इसका बिल्कुल इसका आंसर जाएगा हमारा स्टमक के साथ। स्टमक में प्रोटीन का पाचन होता है, जबकि ओरल कैविटी बटल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लेकिन ध्यान रखना स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का कोई पाचन नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन्स। अरे 67 नंबर बताइए। अमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन केसीन पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? सर दूध के प्रोटीन की बात हो रही है कि दूध के प्रोटीन को कौन डाइजेशन कराता है ना? बताइए दूध के प्रोटीन को कौन डाइजेशन कराता है, उसका आंसर बताइए। तो दूध के प्रोटीन को डाइजेशन कराता है हमारा रेनिन, जो कि बच्चों में ज्यादा निकलता है, क्योंकि बच्चे दूध ज्यादा पीते हैं। ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है। चलो 68 नंबर बताइए। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदलता है? सर इन्होंने अमाशय में बोला सबसे पहले तो, और फिर बोला है प्रोटीन को, इसीलिए इसका आंसर जा रहा है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम अमाशय में प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जा रहा है? ए वाला आंसर एकदम सही। नेक्स्ट है। चलो 69 देखिए। चलो बताओ 69 में बोला है फ्रॉम वेयर बाइल जूस सिट्रेटेड। आप बताओ कहां से बाइल जूस निकलता है? सिट्रेट होता है, जमा नहीं होता, सिट्रेट होता है। तो बाइल जूस निकलता है तुम्हारे लीवर से, लेकिन अगर जमा होने की बात पूछ लेता तो जमा होता है हमारे ये गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस में आपको पता है कि क्षारीय नेचर होता है, और बाइल जूस का कोई क्षारीय नेचर पूछे किसकी वजह से होता है तो वो NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से बाइल जूस का क्षारीय नेचर होता है। नेक्स्ट है। चलो बताओ इसका आंसर। सवाल लिखा है वेयर द बाइल जूस टेम्परेरी स्टोर्ड। बाइल जूस कहां पर स्टोर होता है? तो स्टोर के लिए पूछा जाएगा तो आंसर आपको क्या बताना है? गॉल ब्लैडर, जिसको आप बोलते हैं पित्ता से, एक हरे रंग का होता है ना? ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है। चलो बताओ 78 नंबर। बाइल के बारे में आपको बताना है, बाइल जूस के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सही नहीं है वाला बताना है, कौन सा हमारा सही नहीं है बताइए। तो कहना इसका पीएच मान 7.7 से 8.4 होता है, क्षारीय है, ये सही है। अरे वाह बहुत अच्छे सवाल है। यह प्रतिदिन 600 ml से 1 लीटर बनाता है, इसके पास कोई एंजाइम नहीं है, यह वसा का पाइसीकरण नहीं करता। भैया बाइल जूस का तो मेन काम ही है वसा का इमल्सिफिकेशन करना, पाइसीकरण करना, है कि नहीं? बोलो। तो बाइल जूस का काम ही है वसा का इमल्सिफिकेशन करना। और लास्ट वाले तुमने ऑप्शन कह दिया डज नॉट इमल्सिफाई ऑफ फैट, ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला आंसर गलत है। तो जो गलत है वही सही है। बताइए बात सब तो क्लियर है ना? अब इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता, ये बात सही है। आप बताओ क्या हमारे बाइल जूस के पास कोई एंजाइम है? अगर है तो मुझे बताइए कौन सा एंजाइम है? कोई है एंजाइम बाइल जूस के पास? नहीं है। ये वसा का पाइसीकरण करता है, यानी वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटा बनाता है। नेक्स्ट है। पित्त रस में क्या पाया जाता है? मैंने आपको पहले बोला है कि पित्त रस का जो कलर है वो हमारा पिगमेंट की वजह से होता है, हरा, है ना? और इसी तरह से बाइल जूस में पानी भी होगा, और बाइल जूस में का नेचर जो क्षारीय है वो सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर एकदम से। ये सब पाए जाते हैं बाइल जूस में। हाँ बिल्कुल शुभम, अभी मैं कल अपलोड करा दूंगा इसकी PDF कल। चलो अरे नेक्स्ट ये लीजिए। बिलीरुबिन नामक पिगमेंट कहां पर पाया जाता है? तो बाइल जूस में दो तरह के पिगमेंट होते हैं। एक हमारा ध्यान रखना कौन सा होता है, एक हमारा होता है बिलीरुबिन, और दूसरा बताइए कौन सा होता है? बिलीवर्डिन। ये दो तरह के पिगमेंट होते हैं, और अगर हम लोग बिलीरुबिन की बात करते हैं तो ये हमारा पीला कलर का होता है, और बिलीवर्डिन जो है वो हमारे हरे कलर का होता है। तो बिलीरुबिन किसमें पाया जाता है? बाइल जूस में। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला आंसर एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। नेक्स्ट
चलो 74 पढ़िए, जल्दी लगाइए, 74 का आंसर दीजिए और बताइए 74 का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है। ठीक है, चलो बताओ। 74 नंबर बोला जा रहा है, निम्न में कौन सा लीवर का काम नहीं है ना। अतिरिक्त ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करना, उसे संचित करना, विषैले अमोनिया को यूरिया में बदल देना, फाइब्रिनोजिन हेपेरिन का प्रोटीन का निर्माण करना, आरबीसी का वेस्को में आरबीसी का निर्माण करना। तो कौन सा हमारा लीवर का काम नहीं है? तो कहना बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारे लीवर का काम नहीं है। आप बताओ, आरबीसी का निर्माण वो भी वेस्को में, एडल्ट में। तो एडल्ट में आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो करता है। हाँ, बच्चों में जरूर कभी कभी लीवर का, भ्रूण में, एम्ब्रियो में कौन करता है? लीवर कर देता है, कभी प्लिया कर देता है, लेकिन वेस्को में लीवर का काम नहीं है। ये गलत लिखा है। नेक्स्ट, चलो 75 नंबर। हाँ बिल्कुल वही मैंने कहा, मनुष्यों में अग्नाशय के लिए कौन सा कथन सत्य है? असत्य है, असत्य बता रहा है, गलत है मनुष्यों में। तो पहला लिखा है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्नाशय के बारे में कह रहा हूं बड़ी ग्रंथि है, तो गलत ही हो गया। सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी कौन सी होती है? लीवर होती है, गलत है सर। यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, ये सही है, मिश्रित ग्लैंड, ये भी सही है ना। और आगे लिखा है इट इज ए येलो कलर्ड ग्लैंड पार्सली सराउंडेड बाय डियोडेनम। ये डायग्राम मैं इसीलिए लेके आऊं ताकि आपको याद हो जाए। बच्चों आप गौर से देखिए, तो ये हमारा कौन सा हिस्सा होता है? ये डियोडेनम ही तो होता है, ये डियोडेनम है। और डियोडेनम के द्वारा देखो ये ढेरी ग्रंथि है, पीले कलर की है, तो ये बात भी एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए गलत है, ए हमारा गलत है। नेक्स्ट अगला, चलो बताओ 76 नंबर क्या कह रहा है? 76 76 नंबर ये है कि विच इज द इनकरेक्ट रिलेटेड टू पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के बारे में आपको बताना है कि कौन सा हमारा गलत है। यह क्षारीय होता है, यह अम्लीय होता है, गलत हो गया। पैनक्रियाटिक जूस तभी के अम्लीय होता है? नहीं सर। यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, इसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, ये भी सही है। इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, एकदम सही है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन कराता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, यह अम्लीय नहीं होता है, ये क्षारीय होता है। नेक्स्ट, चलो बताओ। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? इसका काफी क्वेश्चन गलत हो जाता है। हाँ एकदम सही कह रहा है भाई। चलो इसका आंसर दीजिए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा? बताओ। लिखा है अमाशय में अंशतः पाचित खाना जो छोटी आंत में जाता है। देखो अमाशय से अंशतः पाचित खाना जो छोटी आंत में जाता है उसे क्या बोलते हैं? जो छोटी आंत में जाता है, इसका मतलब छोटी आंत का एंट्री वाला पॉइंट पूछ रहा है। हाँ, अमाशय में पचा हुआ भोजन जो छोटी आंत में जाता है उसे क्या नाम से जाना जाता है? सर उसको बोलते हैं टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। अगर यही क्वेश्चन आता कि मुंह से पचा हुआ भोजन जो हमारा पेट में जाता है, तो मुंह से पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। अमाशय में पचा हुआ भोजन जो हमारा छोटी आंत में जाता है उसे टाइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 78 बीएससीडी का क्लास कहां चल रहा है? चंदन कुमार, बीएससीडी का सिलेबस खत्म हो चुका है मेरे भाई, वो पूरी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो अगर आपको बैच लेना है तो वहां टीम को बोल दीजिए, तो वो बैच देकर ले वो जो है पढ़ सकते। अग्नाशय रस में मुख्य रूप से पाए जाने वाले पाचक एंजाइम कौन से? सर अग्नाशय रस की बात हो रही है, पैनक्रियाटिक जूस की बात हो रही है। तो पैनक्रियाटिक जूस में तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज ये सब पाए जाते हैं। ये सब हमारे कहां पाए जाते हैं? हमारे अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 79 बताइए। अग्नाशय एंजाइम में कौन सा काम गलत है? अग्नाशय एंजाइम के बारे में बोला जा रहा है कि कौन सा काम हमारा गलत है। ठीक है, लिखा है ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, यार ये सही है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का करता है, ये भी सही है। लाइपेज वसा का डाइजेशन करता है, ये सब सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। इनमें से सारे कथन सही है, गलत इनमें से कोई नहीं है, गलत इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है 80 नंबर।
जो टल से स्टार्ट किए, टल अभी कहा BACD स्टार्ट हुआ है भैया, चलो बताओ इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन नहीं करता? बच्चों पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन भी करता है और इरिप्सिन भी करता है। इरिप्सिन क्या है? ये छोटी आंत की दीवारों से बनने वाला एंजाइम है और छोटी आंत की दीवारों से बनता है इरिप्सिन, ये भी डाइजेशन करता है प्रोटीन का। लेकिन लाइपेज आपको पता है ये किसका डाइजेशन करता है? ये वसा का डाइजेशन करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करता लाइपेज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलो बताओ 81 नंबर। अच्छा एक बात बता दो, स्पीड तेज तो नहीं है, इसलिए मैं ऐसा पूछ रहा हूं ना क्योंकि हम लोगों ने इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है और थ्योरी कंप्लीट करने के बाद ना अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा समय लगा रहे हैं तो भी बेकार है। वसा के पाचन की शुरुआत कहां होती है? तो वसा के पाचन की शुरुआत हमारी छोटी आंत से होती है, ना ही हमारा बटल कैविटी ना ही हमारा आमाशय, छोटी आंत से ध्यान रखना वसा के पाचन की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट 82, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। बताओ बताओ हमारे शरीर में एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि है, वाई का स्त्राव करती है और जेड में भंडारित होती है। मतलब ऐसे कई बार सवाल आ जाते हैं और एक्स वाई जेड की पहचान कीजिए। अब आप बताओ एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि है तो एक्स लीवर हो गया, वाई निकालती है तो वाई हमारा बाइल जूस हो गया और जेड में स्टोर करती है तो जेड हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, है ना। तो लीवर के साथ बाइल जूस आएगा, बाइल जूस के साथ गॉल ब्लैडर आएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ए नहीं सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी आंसर एकदम सही। नेक्स्ट चलो 83, इनमें से कौन सा छोटी आंत का हिस्सा नहीं है? चलिए ट्राई करके बताइए, इनमें से कौन सा हमारा छोटी आंत का हिस्सा नहीं है? बताओ। अच्छा सवाल ये भी। तो छोटी आंत के हिस्से में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम आते हैं, लेकिन ये जो अपेंडिक्स आता है ये बड़ी आंत के हिस्से में आता है। अब बड़ी आंत में कहां पर पाया जाता है? सीटम वाले हिस्से में पाया जाता है ना। तो ये बड़ी आंत का हिस्सा में आ जाएगा, तो ये छोटी आंत का हिस्सा नहीं है। चलो 84 बताइए 84। लखन पूरी कोशिश है मेरी। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कोलन? कोलन का मेन काम क्या होता है? अरे कोलन का मेन काम क्या है? मेन काम की बात हो रही है। तो स्टोरेज ऑफ बाइल गलत है, प्रोटीन का डाइजेशन गलत है, पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन नहीं गलत है। बच्चों कोलोन पाया जाता है हमारे बड़ी आंत में और बड़ी आंत में जो कोलोन होता है उसका पानी या इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट इसका अवशोषण करना होता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला उत्तर हो जाएगा? डी वाला आंसर एकदम से। ये कोलोन का मेन फंक्शन है और कहां पर पाया जाता है? बड़ी आंत में पाया जाता है। ये वाला सवाल ग्रुप डी परीक्षा 2022 का घूम रहा सवाल था और इसको ट्राई करके बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। ये ग्रुप डी परीक्षा 2022 में आया था डाइजेस्टिव सिस्टम से। बताओ छोटी आंत के विली के संदर्भ में कौन सा कथन अध्ययन करें? विली के संबंध में अध्ययन करने की बात हो रही है। विली तो आपको पहला लिखा है ये उंगली नुमा प्रकोप होते हैं जिनकी संख्या हजारों में होती है, ये सही है। इनकी दीवारें बहुत पतली होती है, ये भी सही है। 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई होती है इनकी सतह के निकट पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, ये भी सही है। भाई रक्त वाहिकाओं का जाल होगा तभी तो अवशोषक तत्व हमारे ब्लड में जाएंगे। इनमें छोटे छिद्र होते हैं जिससे भोजन आसानी गुजर जाएगा, गलत है। सतह पतली होती है ये बात सही है, लेकिन छोटे छिद्र नहीं होते, डी गलत है। तो कौन वाला उत्तर सही हुआ सर? इसका ए बी सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, सही है ना सबका? वेरी गुड। नेक्स्ट है चलो 86 नंबर होते पढ़िए। मानव शरीर में पाए जाने वाले पीएच का बढ़ता क्रम बताना है ना। चलो मैं एक बार लिख लेता हूं, है तो सब वही। बच्चों गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, इसीलिए इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 1.2 के आसपास होती है। ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है सर? ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 होती है।
लार ज्यादातर अम्लीय नेचर की होती है, इसकी पीएच वैल्यू 6.5 से 7 के बीच होती है ना, अम्लीय नेचर की होती है लार ज्यादातर। तो सवाल में बोला जा रहा था बढ़ता हुआ टर्म, तो बढ़ता हुआ टर्म ये तो गलत हो गया सर। सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस आना चाहिए, फिर लार आनी चाहिए, फिर ब्लड आना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर है, क्योंकि हमें बढ़ता हुआ टर्म बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, चलो 87 नंबर पढ़िए, ट्राई कीजिए। बताओ लिखा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला लिखा है बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी और छोटी होती है। यार ये बात एकदम सही लिखी है यार, बड़ी आंत चौड़ी होती है छोटी होती है, चौड़ी होने की वजह से उसको बड़ी आंत कहते हैं, सही है। पचे हुए भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, गलत, छोटी आंत में होता है। भोजन का स्वांगीकरण बड़ी आंत में होता है, गलत। स्वांगीकरण का मतलब होता है ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारा जो भी ग्लूकोज है वो हमारा कोशिका में पहुंच जाए, तो स्वांगीकरण मेन सेल्स में होता है, कोशिका में होता है। बड़ी आंत में उंगली नुमा प्रक्षेप होते हैं जिसे विली कहा जाता है, गलत। विली हमारा पाया जाता है छोटी आंत में, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है अगला, अनीस मैं भी थोड़ी देर में बताता हूं। चलो अरे 88 निम्नलिखित में कौन से पदार्थ रक्त के माध्यम से शरीर में पहुंचाए जाते हैं। इनमें से वो कौन से पदार्थ है जो रक्त के माध्यम से कहां पहुंचाए जाते हैं, शरीर में पहुंचाए जाते हैं, बताइए। तो रक्त के माध्यम से पचा हुआ भोजन मतलब जिसमें न्यूट्रिशन मिल चुका हो। ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल में हमारे CO2 आ जाते हैं, नाइट्रोजन अपशिष्ट आ जाते हैं। आप बताओ ये सब किसके माध्यम से हमारे पूरे ब्लड में पहुंचते हैं, हमारे ब्लड के माध्यम से ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, डी वाला आंसर, तीनों सही है। और वेस्ट मटेरियल का मतलब केवल वो नहीं होता जो सुबह सुबह आप करने जाते हो, नहीं, वेस्ट मटेरियल का मतलब CO2 भी है ना, नाइट्रोजन भी है, सब कुछ वेस्ट है। चलो नेक्स्ट ये लीजिए 89 नंबर, मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है और खत्म कहां होती है। तो पाचन की शुरुआत हमारे मुंह से होती है और खत्म कहां पर होती है। आप खत्म बड़ी आंत ना बताया करो, हमेशा मैंने देखा है लोग बड़ी आंत बता देते। खत्म जो होती है वो होती है हमारी छोटी आंत में। कहां पर, छोटी आंत में। तो आंसर मुंह और मुंह के साथ छोटी आंत जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है 90, ट्राई कीजिए, बताइए। 1.5 घंटा बीत चुके, कोई बात नहीं, 10 सवाल और बाकी है। मुझे लगा था कि 1.5 घंटे के आसपास जा सकता है वीडियो। चलो इनमें से कौन सा कथन सही है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये बात एकदम सही है। लीवर पित्त का स्त्राव नहीं करता, गलत है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बात भी एकदम सही है। देख लो, तो पहला और तीसरा ये इसका सही आंसर जाएगा, डी दूसरा नहीं सही है। तो पहला और तीसरा इसका सही उत्तर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। नेक्स्ट है अगला, इसको पढ़िए। 91 नंबर, ये भी हमारे ग्रुप डी परीक्षा 2022 में आया हुआ सवाल है और अच्छा सवाल पूछा गया था डाइजेशन सिस्टम से। क्या लिखा हुआ है जरा देखिए, बताइए सवाल। तो 91 नंबर सवाल यह है कि निम्नलिखित चित्र में मनुष्य के दांतों के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दिखाया गया है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा सभी सही है, गलत कथन बचाइए। हालांकि ये डायग्राम था और डायग्राम का कोई यूज नहीं है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि दांतों का जो क्षय होता है, क्षरण होता है, उसके लिए गलत बताइए, गलत कथन। तो लिखा है, अच्छा दांतों का क्षरण होता कैसे बच्चों, होता क्या है कि जो कुछ भी हम खाना खाते हैं वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं और हमारे मुंह के जो बैक्टीरिया है उन खाने को तोड़कर अम्ल बनाते हैं। जब हमारे लार की पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो हमारे दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। तो बैक्टीरिया ना
खाने को तोड़कर एसिड बनाते हैं। इसमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती, है विषाणु जनित होता है जलद। मुंह में पचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, सही है। अम्ल इनेमल का मृदुकरण कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से दांतों पे दर्द और दंत क्षरण होता है, ये भी सही है। जीवाणु सटराओ मतलब ग्लूकोज को तोड़कर अम्ल उत्पन्न करते हैं, ये बात भी एकदम सही है ना। तो इन्होंने गलत बोला है, तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर ए गलत है। तो ये सवाल ग्रुप डी परीक्षा 2022 का सवाल था और अच्छा सवाल पूछा गया था डाइजेशन में। मैंने वहां से भी 2-4 सवाल उठाए हैं। 92 नंबर पढ़िए, 92 नंबर बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन जो ऊर्जा वृद्धि के लिए, जीवन शक्ति के लिए जिम्मेदार है, क्रमशः होते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट मेन पाया जाता अनाज में, जैसे बाजरा, गेहूं, है ना। प्रोटीन्स मेन पाया जाता है दालों में और दूध में, जबकि विटामिन पाए जाते हैं फलों में और सब्जी में। मेन सोर्स में बता रहा हूं। अब कोई कहते हैं विटामिन हमारे अनाज में पाया जाता है, गलत है। विटामिन हमारे अनाज में नहीं पाया जाता यार, ठीक है। कोई कहते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे फलों में पाया जाता है, नहीं सर। फलों और सब्जियों में मेन विटामिन होते हैं। तो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट अनाज के साथ जाना चाहिए, प्रोटीन हमारे दूध के साथ और विटामिन हमारी सब्जी के साथ जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सर एकदम से चिट्ठी है ना। नेक्स्ट चलो, ये वाला सवाल भी वहीं पूछा गया सवाल था ग्रुप डी में, है ना। डायग्राम थोड़ा सा गंदा था तो मैंने इस डायग्राम को थोड़ा साफ किया है। ट्राई कीजिए जरा और बताइए सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। मैंने आपके सामने जो है डायग्राम बना रखा है, पढ़िए। सही मिलान करना है, क्या करना है, सही मिलान करना है। मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, जैसे कि भोजन से जल का अवशोषण, मेरे भाई जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है और ये जो बाहर वाला पोर्शन होता है ये बड़ी आंत है। तो इसका उत्तर हमारा बी वाले के साथ जाएगा, ठीक है। अरे लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है। छोटी आंत की लंबाई तुम शाकाहारी हो तुम मांसाहारी हो उस पर निर्भर करती है। पाचन कहां नहीं होता, एसोफेगस फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता, ये हमारा ए के साथ जाएगा। और वसा का पाइसीकरण लीवर करता है, ये तुम्हारा डी के साथ जाएगा। देखिए तो जो लाइनें लिखी हुई थी उसको मैंने लिख लिया, है ना। अब आप बताओ ए का आंसर किसके साथ जाएगा बच्चों। ए हमारा चौथे वाले के साथ है, ए हमारा चौथे वाले के साथ, ऐसा बोला जाए। बी का आंसर किसके साथ जाएगा, बी हमारा पहले वाले के साथ है। सी किसके साथ जाएगा, दूसरे वाले के साथ है। डी 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 किसके साथ जाएगा सर, डी हमारा तीसरे वाले के साथ है। सोचिए आंसर, चौथा पहला दूसरा तीसरा, चौथा पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही है। चेक कीजिए, है ना। नेक्स्ट लो 94 नंबर पढ़िए। बताइए 94 नंबर कह रहा है पाचन में छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। छोटी आंत का मेन काम है, तो क्या छोटी आंत का मेन काम स्टोरेज ऑफ वेस्ट होता है, गलत। देखो मेन काम है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, गलत। छोटी आंत का मेन काम होता है कि जितने भी एब्जॉर्ब फूड होते हैं सर उनका एब्जॉर्प्शन करना, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करना, ये मेन काम है। क्योंकि ये छोटी आंत के अलावा कोई और नहीं करता। मेन काम का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे अलावा कोई और ना करे, है नहीं, बात समझे। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी है, पिताजी का मेन काम है बाहर से पैसे कमा के लाना, वो एक अलग बात है। कभी कभी आपके पिताजी ने घर में सब्जी बना दिया, मटन बना दिया, चावल बना दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रोज मटन और चावल हमारे पिताजी ही बनाएंगे। तो मेन काम का मतलब होता है कि जो काम तुम्हारे अलावा कोई और ना करे। अब जैसे प्रोटीन का डाइजेशन है, प्रोटीन का डाइजेशन तो छोटी आंत भी करता है और अमाशय भी करता है। हम मेरी बात समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट आइए, चलो हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई पूछ रहा है। ये सवाल रिपीट हुआ है क्या? वाला सवाल रिपीट हो गया, इससे पहले आया था वाला सवाल। ग्रास नली की लंबाई 10 इंच होती है, ये 25 सेंटीमीटर होती है।
है ना, ये सवाल रिपीट हुआ है इसलिए मैंने जल्दी लगा दिया। निम्नलिखित में कौन सा भाग मुख्य गोवा में शामिल नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भाग मुख्य गोवा में शामिल नहीं है। तो आप कहना तालु, तालु हमारा मुख्य 4 भाग होते हैं मुख्य गोवा में, उसमें से तालु, जीभ, तीत, लेकिन डाल, डाल हमारे बटल कैविटी का हिस्सा नहीं है। डाल को आप बटल कैविटी का हिस्सा नहीं कह सकते। तालु, तालु जरूर है। और तालु का मेन काम क्या होता है? विंड पाइप, सॉरी माउथ यानी बटल कैविटी और आपका नसल कैविटी, बटल कैविटी नसल कैविटी दोनों को अलग करता है तालु। चलो 97 नंबर, ये भी सवाल अभी एक सीटेट का पेपर होता है तो उसमें मुझे मिला था, उसी में आया हुआ सवाल था, तो मैंने सोचा इसको ले चलते अपनी क्लास में। जरा ट्राई करके बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जरा। 97 बताओ। लिखा है पहला, एक खाली जगह, एक मोटी दीवार वाला बैट जिसका आकार चपटा जे जैसा है। जैसे ही तुमने ये लाइन लिखी कि जिसका आकार चपटा जे जैसा है, तो मैं 101% श्योर हूं कि पहला वाला पॉइंट हमारा कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, अमाशय होगा। अमाशय का आकार जे जैसा है तो पहला वाला पॉइंट अमाशय होगा, इस्तेमाल होगा। ये लीजिए, आगे मुझे पढ़े लियो तो वैसे है ही नहीं। फिर आगे लिखा हुआ है यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, एकदम सही। यह एक छोर पे दूसरे वाले पॉइंट से भोजन प्राप्त करता है, तो एक छोर पे ये फूड पाइप से भोजन प्राप्त करता है, दूसरे छोर पे ये खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यह स्त्रावित करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये लीजिए, सारे के सारे पॉइंट हमारे मैच रहे, सारे पॉइंट एकदम हूबहू मैच रहे। चेक कर लीजिए जल्दी से ना। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 98। अच्छा सवाल था ये। निम्नलिखित में गलत कथन चुने। लार पैरोटिड ग्लैंड एकदम सही, 3 तरह ग्लैंड बताई थी मैंने आपको। बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, बाइल एकदम सही। डाइजेशन ऑफ फैट, लाइपेज, ये भी सही। स्टार्च का अपघटन पेप्सिन, गलत हो गया। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का तोड़ना पेप्सिन नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट का तोड़ना कौन करता है? टाइलिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? डी वाला आंसर हमारा गलत है। नेक्स्ट 99 नंबर, हाँ गलत वाला बोला है। जब मनुष्य में पाचन समाप्त हो जाता है तब जटिल पोषक तत्व का उनका अंतिम रूप, इसके संबंध के बारे में कौन सा मिलान सही नहीं है? मान लो पाचन खत्म हो गया तो कौन सा मिलान सही नहीं है? फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनाता है, ये सही है। प्रोटीन अमीनो एसिड बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज बनाते हैं, ये सही है। लेकिन सेलुलोज ग्लूकोज बनाता है, गलत है। छोटी, जब ये सवाल मनुष्यों के लिए आ गया तो मनुष्यों में सेलुलोज का तो पाचन ही नहीं होता ना। आप बताओ क्या मनुष्यों में किसी तरह के सेलुलोज का पाचन होता है? नहीं होता। तो डी वाला पॉइंट हमारा कहीं ना कहीं गलत है ना। अब बच्चों जो मैंने 100 वाला सवाल लिया ना, एक्चुअली में मैं एनसीईआरटी जब देख रहा था, मतलब मैंने जब ये क्वेश्चन बनाए तो एनसीईआरटी में मुझे ना एक ये वाला सवाल भी दिखाई दिया डाइजेशन का। इसमें क्या हो रहा था कि इसमें इस तरह से नाम देकर उनके काम पूछे जा रहे थे, और ये 100 क्वेश्चन है, लेकिन 100 क्वेश्चन के अंदर भी 3 क्वेश्चन बने हुए हैं, यानी ए पार्ट अलग है, बी पार्ट अलग है, सी पार्ट हमारा अलग है। बात आप समझ पा रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूं? जैसे कि ये आप डायग्राम देख लो, इसमें से ए पार्ट बताना है, फिर बी पार्ट बताना है, फिर आपको सी पार्ट बताना है। 3 पार्ट है मतलब एनसीईआरटी में। ठीक है, चलो अब जैसे कि 100 क्वेश्चन का ए पार्ट क्या है? भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, कहां प्रारंभ होता है? तो आप पूरा डायग्राम देख लीजिए, साफ साफ पता चल रहा है कि भोजन का जो डाइजेशन है वो हमारा बटल कैविटी से शुरू होता है। बटल कैविटी में क्या है? ए है ना। तो बटल कैविटी में क्या है? ए है। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट बी नंबर होते हैं। 100 का मतलब बी। लेवल सी किसका स्त्राव करता है? तो आपको लेवल सी समझना पड़ेगा ना, सी क्या है। तो बच्चों आप जरा गौर से देखिए तो सी हमारा क्या, ये देखिए ये सी, ये सी है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो सी है वो हमारा लीवर है। तो लीवर किसका स्त्राव करता है? तो कह देना लीवर स्त्राव करता है हमारे बाइल का, किसका? बाइल का। नेक्स्ट आइए, इसे लीजिए, इसका सी क्वेश्चन मतलब सी पार्ट। सी पार्ट ये बोला जा रहा है कि बी सी डी
बच्चों बोला है बी सी डी ई, आपको इनके बारे में बताना है कि ये क्या है। तो देखो बी तो हमारा फूड पाइप है, सी तुम्हारा लीवर है, तो फूड पाइप लीवर के साथ जाएगा। फूड पाइप मतलब एसोफेगस लीवर, ये देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला उत्तर हो जाएगा, ए वाला आंसर एकदम से। ठीक है भैया, तो बाइल जूस इन सब से मतलब जितना भी डाइजेशन में अच्छे से अच्छा हो सकता है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, है ना। आप सब लोग के मन में कई सारी बातें चल रही होगी, है ना, हो सकता है कि आप सब लोग मुझसे थोड़ा नाराज भी हो, लेकिन क्या करे यार, मतलब आप मैं समझिए ना, क्या मैं बताऊँ, अचानक से सब तो सही चल रहा था, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई जिस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग मैं आपको वो चीज़ नहीं दे पा रहा जो मुझे देनी चाहिए थी, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर पेड हो, है ना, समय की पाबंदी की वजह से। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सब कुछ सही हो। और मैं आपका जो है बायोलॉजी, इसलिए मैंने यूट्यूब की क्लास बंद कर दी है, मैंने बोला भी है कि यूट्यूब की क्लास अगर जाएगी तो मैं कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा, लेकिन मुझे अगर समय मिलेगा तो मैं पहला प्रेफरेंस आपका बायोलॉजी खत्म करने में दूंगा, है ना। कोशिश यही है कि 10 तारीख तक मैं खत्म कर दूं, इसलिए देखिए कल भी मैंने एक वीडियो फटाफट डाला, आज भी क्लास ली, और अगला चैप्टर आपका अगला वाला जो चैप्टर चलेगा वो अगला वाला चैप्टर सुन लीजिए। मुझे एक चैप्टर पढ़ाना है विटामिन एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं हो रहा ना कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, तो विटामिन एंड न्यूट्रिशन ये हमारा वो चैप्टर हो रहा है जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, बंद नहीं रहेगा, उस पर क्लासें आती रहेगी, लेकिन मेरे रिकॉर्डेड फॉर्म वाली क्लासें रहेंगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। अरे कोई दिक्कत नहीं, भगवान नहीं, हम सब मिलके ही ठीक करेंगे इसको, ठीक कुछ नहीं करना यार। अरे आप पता है क्या ना कि जैसे गवर्नमेंट में 14 CL होती है और 30 EL होती है, तो अभी वहां से छुट्टी अलाउ नहीं हो पा रही है, और वही रीजन है। अगर मुझे 6-7 दिन प्रॉपर छुट्टी मिल जाए तो 6-7 दिन में ही मैं पूरा खत्म कर दूं, है ना। चलो फिर कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डेड रहेगा आगे